जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अंजनी कुमार प्रजापति आपको फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर बीएससी पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है इससे पूरा एक के बाद एक टॉपिक कवर कर रहे हैं इस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं इसका नाम है इनसेम्बल एवरेज। बेटे, हमने इससे पहले सम यूनिवर्सल लॉज के चैप्टर में इससे पहले 10-11 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। लेकिन जो ये हेडिंग है इनसेम्बल एवरेज, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनसेम्बल क्या है। इनसेम्बल क्या है और इनसेम्बल के प्रकार यानी कि काइंड ऑफ इनसेम्बल या क्लासिफिकेशन ऑफ इनसेम्बल, और हमने ये सब प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोज हैं भी। आप यहाँ विजिट करके फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। बेटे, इनसेम्बल क्या है? इनसेम्बल इज द कलेक्शन ऑफ द मेनी सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। टाइप ऑफ इनसेम्बल क्या है? तो टाइप ऑफ इनसेम्बल हमने मेनली 3 तरीके से करवाया है। एक करवाया था माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल, दूसरा कैनोनिकल इनसेम्बल और तीसरा ग्रांड कैनोनिकल इनसेम्बल हमने करवा रखा है। माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल एक इस तरीके से कलेक्शन ऑफ सिस्टम है जिसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं हर एक सिस्टम का, तो ऐसे सिस्टम को हम माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल कहते हैं। और जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं तो ऐसे कलेक्शन ऑफ सिस्टम को हम लोग कैनोनिकल इनसेम्बल कहते हैं। और जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर, वॉल्यूम और पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल जब सेम रहते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम ग्रांड कैनोनिकल सिस्टम कहते हैं। तो ये सब हमने कवर कर रखा है और अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर रखा है। लेकिन आज हम लोग जो करने जा रहे हैं इनसेम्बल एवरेज। तो बेटे, इनसेम्बल एवरेज पढ़ने से पहले हमने क्या क्या इनसेम्बल के बारे में पढ़ा है वो थोड़ा सा हमने आपको ब्रीफ में बताया। अब बात करते हैं इनसेम्बल एवरेज की। बेटे, क्या दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि जब हम माइक्रो लेवल की स्पेसिफिक जानकारियां ले रहे हैं, अलग अलग तरीके के सिस्टम के मॉलिक्यूलर लेवल पर जा जाके हम बात करने की कोशिश करते हैं, फेज सेल, फेज स्पेस, फेज डायग्राम, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ऐसे बहुत तरीके की जब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एवरेज निकालने की क्या जरूरत हो गई? तो यहीं पर तो मामला फंस जाता है, क्योंकि हमको पता है कि एनसेम्बल क्या है? कलेक्शन ऑफ द मेनी सिस्टम। और बेटे, सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। और अगर किसी भी एक सिस्टम में एक मोल भी अगर गैस पार्टिकल है या एक मोल भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मोल के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो लगभग 6.023 into 10 to the power 23 molecules are present in 1 mole। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम में एक मोल भी गैस है जिसमें इतना हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर सिस्टम, तो समझ सकते हैं कि फिर इनसेम्बल का क्या हाल होगा। क्योंकि इनसेम्बल तो कलेक्शन ऑफ द सिस्टम है। सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ नंबर और इनसेम्बल तो कलेक्शन ऑफ द सिस्टम, तो उसमें तो बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे। क्योंकि किसी एक सिस्टम में एक मोल भी है तो 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, और बहुत सारे सिस्टम को मिलाकर इनसेम्बल बनता है। अब बहुत सारे सिस्टम को मिलाकर जब इनसेम्बल बनता है तब तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। अब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए तो हम इस सिचुएशन में किसी एक एक मॉलिक्यूल के बारे में पर्टिकुलर जानकारी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं बेटे। किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी इतना छोटा होता है, टेम्परेचर भी उसका कम होता है। अगर पूरे सिस्टम के टेम्परेचर से कंपैरिजन करें तो पूरे सिस्टम के वॉल्यूम से कंपैरिजन करें तो उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी एकदम नेग्लिजिबल होगा। तो ऐसे बहुत ही छोटे लेवल पर जाके एक एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो नहीं कर पाएंगे इनसेम्बल में। तो यहीं से कॉन्सेप्ट उठता है कि इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने की वजह से एक एक मॉलिक्यूल की जब बात नहीं कर पा रहे तो क्या करें? तो यहीं से बात उठती है कि फिर हम ऐसा करें कि एवरेज निकाल लें। तो याद रखना कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम एवरेज 2 तरीके से निकालते हैं।
एक टाइम एवरेज निकालते हैं बेटे और एक निकालते हैं इंसेम्बल एवरेज। हम यहां पर इंसेम्बल एवरेज को करने जा रहे हैं। तो इंसेम्बल एवरेज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और बता दें आपको बेटे, ये जो इंसेम्बल एवरेज है ना, ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों ऐसा प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों मतलब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। आप आइडियली एक एक मॉलिक्यूल की तो बात कर सकते हैं, थ्योरेटिकली बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना कि एवरेज इंसेम्बल या इंसेम्बल एवरेज जो है वो हम लोग प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हैं कि हम टोटल मॉलिक्यूल की एक एक मॉलिक्यूल की बात ना करके हम टोटल मॉलिक्यूल का एवरेज निकाल लेते हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, लेकिन पर्टिकुलर एक एक मॉलिक्यूल का ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम से मिलकर इंसेम्बल बनता है और एक सिस्टम में ही 10⁻23 की अगर हम मॉलिक्यूल रखें तो भी बहुत सारा मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो बेसिकली इंसेम्बल क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, सपोज दैट द वेरिएबल u, और ये u कुछ भी हो सकता है बेटे, याद रखना। हमने बस ऐसे ही इस वेरिएबल को u लिख दिया है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इंसेम्बल है कलेक्शन ऑफ द सिस्टम, और उस सिस्टम को जिसको हम इंसेम्बल कलेक्शन ऑफ सिस्टम को जिसको हम इंसेम्बल कहने जा रहे हैं, उसमें दो बेटे हमने क्या लगाया था, कंडीशन लगाया था। एक माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होना चाहिए था, और दूसरा हमने क्या उस पर लगाया था कि म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग बॉडी होनी चाहिए थी। मतलब हमारे कहने का मतलब कि एक सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दूसरे सिस्टम के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को इफेक्ट ना कर पाए। और माइक्रोस्कोपिकली जो आइडेंटिकल की हमने बात की थी उसमें क्या क्या रखा था, प्रेशर रखा था, टेम्परेचर, और क्या रखा था बेटे, वॉल्यूम, केमिकल पोटेंशियल, और कुछ रखा था, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सारी चीजें रखी थी। मतलब इंसेम्बल को बनने के लिए हमने कहा था कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम है, और ऐसे सिस्टम का कलेक्शन है जो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल था, और क्या था, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि म्यूचुअली नॉन इंटरैक्टिंग, ये दो कंडीशन रखी थी। तो जो माइक्रोस्कोप के लिए आइडेंटिकल मैं कह रहा हूं, ये ऐसे पैरामीटर्स हो सकते थे। तो अब ये जो हमने कहा ना कि सपोज दैट द वेरिएबल u ऑफ द सम सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम है जिनके वेरिएबल क्या है, u है। अब ये u कुछ भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, केमिकल पोटेंशियल भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकता है। ये कोई ना कोई एक वेरिएबल हो सकता है जो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल वेरिएबल माने जा रहे हैं। तो कह रहा है u इनमें से कोई भी हो सकता है उस सिस्टम का, और टेक्स एनी ऑफ द n पॉसिबल वैल्यूज, और जो कितनी वैल्यूज उसकी पॉसिबल है, n वैल्यूज जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल है। मान लो कि अगर प्रेशर है तो प्रेशर का P1 P2 P3 ... P4। मान लो अगर टेम्परेचर है तो T1 T2 T3 ... Tn। जितने भी अगर वॉल्यूम होता तो V1 V2 V3 V4 ... ऐसे कोई भी वैल्यूज उसकी पॉसिबल हो सकती है। कह रहा है कि विथ रिस्पेक्टिव और उनका जो ये नंबर मान है P1 P2 P3 या T1 T2 T3 या N1 N2 N3 ... जितने भी वैल्यू हम मान रहे हैं, उन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में जो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए U1 मॉलिक्यूल्स के लिए P1, U2 के लिए U2 वेरिएबल्स के लिए P2, और U3 के लिए P3, ऐसे प्रोबेबिलिटीज होंगे। UI वेरिएबल्स के लिए PI और UN के लिए PN, ये इनकी प्रोबेबिलिटीज होगी, मान लेते हैं ऐसा। इसका ये मतलब हुआ दैट दिस मीन्स दैट इन एन इंसेम्बल ऑफ n सिमिलर सिस्टम, सपोज कर लेते हैं कि उस इंसेम्बल के अंदर n सिमिलर सिस्टम है। हमने आपको बताया था कि मान लो ये कोई एक इंसेम्बल है,
तो उसमें ऐसे बहुत सारे सिस्टम होंगे और वो सिस्टम मान लेते हैं कि कितने हैं, n है, और n के n जितने भी सिस्टम हो वो सब कैसे हैं, सिमिलर सिस्टम है। कैसे हैं वो सब, सबके सब सिमिलर सिस्टम है। तो द वेरिएबल u, अब ये जो वेरिएबल है, चाहे वो टेम्परेचर माने, चाहे वो एनर्जी माने, चाहे वो वॉल्यूम माने, चाहे वो नंबर ऑफ पार्टिकल माने, चाहे जो माने, टेम्परेचर, एनर्जी, प्रेशर, कुछ भी जो मान रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब हुआ कि इंसेम्बल जो आप मान रहे हैं कि जिसमें n सिमिलर सिस्टम है, उसमें जो ये वेरिएबल है प्रेशर, एनर्जी, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे जो भी है, टेक्स प्लेस पार्टिकुलर वैल्यू, वो अपनी कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू ले रही है और यू आई इन अ नंबर, तो उसकी उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन और पी आई। आप क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने का मैं तो बता दूं आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आप। जैसे अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है कि यहां पर तो होता है टोटल नंबर ऑफ अकरेंस होता है। अब ये टोटल नंबर ऑफ अकरेंस किसी पर्टिकुलर के लिए तो सिस्टम इंसेम्बल के लिए हमने एन मान लिया है। अब टोटल फेवरेबल जो भी आ रहा है, जो जितना भी हमारे फेवर में आ रहा है टोटल नंबर, वो यहाँ पर रखेंगे। मान लो ये एनआई के लिए है तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टी पी आई हो जाएगा। अगर ये P1 के लिए होता तो कितना हो जाता, N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिस्टम इन सिमिलर नंबर ऑफ इंसेम्बल ऑफ n सिमिलर सिस्टम। अगर ये 2 होता तो कितना हो जाएगा, N2 अपॉन कैपिटल N हो जाएगा। अगर ये P3 होगा तो कितना हो जाएगा, N3 अपॉन N हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं PI के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटे, NI अपॉन N। और अगर मैं PN के लिए बात करूं तो N अपॉन कितना हो जाएगा, PN। तो हमने वही तो लिखा है यहाँ पर कि U1, U2, U3 से एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी होगी P1, P2, P3 डॉट 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 यही हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर मैंने बताया आपको कि इससे एसोसिएटेड अगर U1 की प्रोबेबिलिटी P1 है, U2 की प्रोबेबिलिटी P2 है, UI की प्रोबेबिलिटी PI है, UN की प्रोबेबिलिटी PN है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ कैलकुलेट करना चाहें, यहां से देखो तो NI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, PI और इंटू N हो जाएगा। वही यहां पर लिख दिया है कि NI क्या हो जाएगा, इक्वल टू N PI ऑफ दीज सिस्टम देन इंसेम्बल एवरेज। अब इंसेम्बल एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सिस्टम विथ कह सकते हैं कि विथ वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के साथ। अरे भाई आप क्या करते हो कि किसी मान लेते हैं कि U1 स्टेट ऐसे हैं जो जिसमें N1 मॉलिक्यूल है, और U2 ऐसे हैं जिसमें N2 मॉलिक्यूल है, U3 ऐसे हैं जिसमें N3 मॉलिक्यूल है। तो इन सब को ऐड करते चले जाओ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, ऐसे ही तो एवरेज निकलता है। भाई एवरेज कैसे निकलता है कि आपके पास मान लो कि आपके पास 10 वैल्यू है और हम कहेंगे उसका एवरेज निकालो, और उन 10 वैल्यूज को आप जोड़ डालोगे, उनको ऐड कर दोगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दोगे, उनका एवरेज निकल आएगा। तो ऐसे मेरे पास जितने भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज को मैंने ऐड कर लिया और बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये जब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया तो ये जो यहाँ पर ऐड है ना, इसको मैं चाहूंगा तो सिग्मा में बदल जाएगा, इसको सिग्मा में बदल दूंगा। और N1, N2, N3 जा रहा है, NI और फिर NN हो रहा है, तो मैं इसको आयत टर्म तक लूंगा और U1, U2, U3 को आयत टर्म तक लूंगा। और टोटल नंबर ऑफ अकरेंस यहाँ पर ही है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमने क्या किया फिर यहाँ पर कि ये जो हमारा NI और N है ना, NI और N, इसी को तो हम कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है, यही तो प्रोबेबिलिटी है। तो आयत टर्म का प्रोबेबिलिटी PI हो जाएगा, यानी कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू UI वैल्यू का ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसकी जगह पर ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे PI और सिग्मा आयत टर्म जो होगा 1 से स्टार्ट होगा, I जो है 1 से स्टार्ट होगा, N तक चला जाएगा और P1 UI, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इफ FU इज एनी फंक्शन, सपोज कर ले रहे हैं कि FU कोई एक फंक्शन है और ऑफ U इन सैंपल एवरेज, तो अगर हम U इन सैंपल एवरेज का FU एक ऐसा कोई फंक्शन है तो उस फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये पूरा इक्वेशन F एवरेज है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे और U इज इक्वल टू, इसी U बार को ही ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि फंक्शन के तौर पर हमने इसको मान लिया। तो इस वाले टर्म में हम यहाँ पर F को इंट्रोड्यूस करा देंगे बस। तो यहाँ पर I इक्वल टू 1 से सिग्मा N तक जाएगा ये, और PI और FU फंक्शन
और ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो इस तरीके से किसी इंसेम्बल का क्या निकलता है बेटे, एवरेज निकलता है। किसी इंसेम्बल का क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस जो इंसेम्बल एवरेज है ना, इस इंसेम्बल एवरेज की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, इस इंसेम्बल एवरेज की प्रॉपर्टी भी कवर कर लेते हैं हम लोग।